नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरी चश्मा। आज होली का त्यौहार है। देश में अलग अलग जगहों पे होली का उत्सव मना रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा में वहां के विधायक भी एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। इस बार होली कितना खास होने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद देश में बहुत सारे त्यौहार नहीं मनाए गए थे और लोगों की रोजी रोटी से अन्य अगर बात की जाए दिनचर्या प्रभावित हुई थी। क्या कितना सुधार आया है और सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि कितना अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और क्या क्या कर रहे हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई होली की। बहुत बहुत बधाई आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामना। गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और पूरे कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सर, मैं आपके कई ब्लॉग और खबरें देख रहा था कि आप कोविड से संक्रमित थे। उसके बाद भी मैंने कई विजुअल देखा, आपने खुद सैनिटाइज किया, लोगों को मोदी योगी के रसोई के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया। कैसा अनुभव रहा और क्या लगता है कि सरकार आपकी, आप खुद कितना लोगों की मदद कर पाए और कितना बाकी है? क्या उनके इस त्यौहार में कितना परिवर्तन आया है? खास करके उम्मीदें नहीं थी कि ये कोविड से बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी लोगों को, क्योंकि पूरे विश्व में एक तबाही जैसा माहौल था। देखिए, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को परिवार के मुखिया के नाते से वो लगातार विभिन्न माध्यमों से सेवा देने का काम कर रहे हैं। अब अगर पिछले कोरोना कालखंड की बात करें तो अमेरिका जैसा इतना शक्तिशाली देश, आर्थिक संपन्न देश, जब वो अपनी एडवांस स्वीकारोक्ति कर रहा हो कि मेरे देश में 2 लाख लोग, तत्कालीन बात है कि 2 लाख लोग इस कोरोना से मरेंगे, डेथ होगी, ऐसा वो स्वीकारोक्ति कर रहा हो, और वहीं पर ठीक इसके विपरीत भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लॉकडाउन के माध्यम से, लोगों को अपील के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सबको जोड़ते हुए और कोरोना से बचाने में सफलता प्राप्त करें, तो ये भारत के लिए और हम सब लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। और हमको सुरक्षित रखने में हमारे जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ऐसी भूमिका का निर्वहन करें तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन हमारे इस उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन फिर भी हमें उनकी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। मैंने पिछले कोरोना कालखंड में देखा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश, बहुत सख्त संदेश, कि आपकी विधानसभा में भी सभी लोगों के लिए संदेश कि एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, एक भी व्यक्ति भूख से मरना नहीं चाहिए। हम लोगों ने 13 मोदी योगी रसोई चला करके लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, दवा, कपड़े, चप्पल, लोगों की सुविधाएं, राशन के खजाने को उत्तर प्रदेश की सरकार ने खोलने का योगी जी ने काम किया, बेतहासा राशन का वितरण हुआ, छठ मैया के पूजन तक अभी मोदी जी ने घोषणा की थी और छठ मैया के पूजन तक भी विगत राशन दिया गया। यानी लोगों को एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए तमाम संसाधनों को दिया गया, दूसरी तरफ विकास के कामों को भी गति दी गई और लोग कोई भूखे ना रहे उसके लिए अनाज दिया गया। सैनिटाइज करने का काम, इस देश में सैनिटाइजर नहीं था, पीपीई किट नहीं थी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं थे, और इसी आकस्मिक समय में इस संक्रमण को झेलते हुए भी और ये सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया। आपने कहा कि कोविड के टाइम जो विपत्ति थी पूरे देश में, सरकारें ने मदद की, लोगों को राशन वितरित किया। क्या होली के त्यौहार पे कुछ स्पेशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपके माध्यम से सरकार कोई ऐसी जानकारी? हाँ, होली पे भी हम लोग सब लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि होली को सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप मनाएं। साथ साथ होली पर भी हम अपनी योजनाओं को अभी देख रहे हैं। होली का ये पूरा विगत सप्ताह जो बीता है, गरीबों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से साइकिलों का वितरण किया, हम सब लोगों ने राशन का वितरण ठीक हो इस प्रणाली पर ध्यान दिया। वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है उसके लिए भी हम लोगों ने जा करके एक सेंटरों पर उस वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को देख करके जो ट्रांसपेरेंसी लोगों के साथ की जा रही है, इसकी सराहना लोगों ने की, उसको भी निरीक्षण करने का काम किया। उसके साथ लगातार ये सड़कों को, नाली के खड़ंजा, मार्ग प्रकाश, पुलों के निर्माण की भी प्रक्रिया सतत चलने वाली है प्रक्रिया, इसको चलाने का भी काम कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए अंत्योदय एकात्म मानववाद के आधार पर जो योजनाएं हैं, जिससे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति उत्थान करे, उसके लिए सरकार अपनी जो गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, उन सारी योजनाओं से वो लाभान्वित हो। इसके लिए हम सरकार और उन ज़रूरतमंद लोगों के पात्रता के आधार पर उनके बीच में एक माध्यम बन करके इस सेवा के अवसर के माध्यम से भी हम लोगों की लगातार सेवा करने का भी काम कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी कर रहे हैं कि इस होली के त्यौहार को किस प्रकार से हमको गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना चाहिए, इसको वो ध्यान रखें।
और होली के त्यौहार पर हम लोगों को शुभकामना भी प्रेषित कर रहे हैं और ईश्वर से भी कामना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे कानपुर में, पूरे प्रदेश और देश में भी मान सम्मान, धन, वैभव, यश, कीर्ति से हमारे इन परिवारों को परिपूर्ण करें। हम ऐसी शुभकामना अपने इन परिवारों के लिए भी कर रहे हैं, लगातार सरकार की नीतियों को लोगों तक ले जाने की। सर, आप अपने विधानसभा की बात करें, कानपुर बहुत ऐतिहासिक जगह है। आपके विधायक बनने के बाद कितना रंग चढ़ पाया विकास के ऊपर? देखिए, बहुत हुआ। मैं तो चूँकि कानपुर में पला बड़ा, जीवन के 42 वर्ष लेबर कॉलोनी में रह करके व्यतीत किए हैं, तो उन कष्टों को भी मैं जानता हूँ। उनमें लगातार वृद्धि होने का काम हो रहा है, चाहे हम सड़कों की दृष्टि से देख लें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देख लें, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से देख लें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर्स में देख लें, तो 32 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार विभिन्न संसाधनों से मिले हैं। 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों में मिले। और आज भी अगर आप देखें वेबसाइट पर जाकर के, तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री जी भी, आदरणीय मोदी जी भी, रोजगार के तमाम संसाधनों को नित्य दे रहे हैं, वेबसाइटों पे दे रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं और लोगों से आवेदन के लिए कह रहे हैं। तमाम भर्तियां, चाहे शिक्षकों की भर्तियां हों, चाहे पुलिस की भर्तियां हों, चाहे मेडिकल में भर्तियां हों, चाहे हमारे संविदा के माध्यम से भर्तियां हों, भर्तियों का पूरा पिटारा खोल दिया। लोगों को रोजगार मिले, इसके संसाधन पर चिंता करने का हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी लगातार करने का। सर, अभी आपने श्रमिक कॉलोनी की बात की। आप कहते हैं कि कई भाषणों में देखा कि श्रमिक कॉलोनी में आपका एक लंबा अर्सा, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि श्रमिक कॉलोनी में अभी भी बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कराने चाहिए जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े, उन्हें कनेक्ट किया जाए, उन्हें जोड़ा जाए। इस पर क्या कोई प्रोग्राम आपका सरकार की तरफ से आपके गोविंद नगर में चल रहा है, या क्या योजना रहेगी? हाँ, देखिए, इसके लिए भी मैंने, चूँकि कॉलोनी का मैंने बताया कि वहाँ का दर्द मैं जानता हूँ, वहाँ की कठिनाइयाँ जानता हूँ, अभावों में रहा हूँ, इसलिए उस दर्द को पहचानता हूँ। उसके आधार पर भी हम सब लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूलों को गोद लेने का काम किया। मैंने कुछ IITian से बात करी है, वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग उन बच्चों को देने का काम कर रहे हैं, जिससे वो बच्चे इस एडवांस टेक्नोलॉजी के आधार पर भी अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। मैं धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अभ्युदय योजना के माध्यम से बच्चों को, छात्रों को, जिनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है और जो आर्थिक संसाधन की कमी के कारण से वो उस कोचिंग को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके आधार पर वो अपने जीवन को दिशा दे सकें, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने परिवार के मुखिया के नाते से उन बच्चों के लिए ऐसी योजना दी है जिस पर वो निःशुल्क कोचिंग पाएँ। और उस कोचिंग में टीचिंग करने का काम भी बड़े बड़े जो हमारे IAS हैं, जो इन परिस्थितियों से निकले हैं और आज अधिकारी बने हुए हैं, उन लोगों की सेवाओं को भी लेकर कमिश्नर स्तर के, DM स्तर के, ये सारे लोग रुचि दिखा करके मोदी जी की, योगी जी की उस कल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके आधार पर बच्चे अपने जीवन की दिशा को स्वयं तय करके अपने रोजगार में उन्नति को प्राप्त करें और अपनी दिशा को भी तय करें कि हमें किस दिशा में जाना है, और उसके आधार पर उसकी सीढ़ी के रूप में इस अभ्युदय योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाएं। सर, आपने कहा था कुछ ऐसे IAS अधिकारी जो ऐसी विषम परिस्थितियों में निकल के आज एक मुकाम हासिल किया और लोगों को गाइड करेंगे। आपका भी एक अरसा रहा, लोगों के बीच में रहे, आपने यहाँ गरीबी देखी, लोगों को किस तरीके से सरकारें योजनाएं पहुँच नहीं पाती थी। एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 1 रुपये भेजते तो 15 पैसे पहुँचती। क्या लगता है कि आज के समय में कितना काम, अगर बात की जाए आखिरी तबके के लोगों तक, कितना आपके कार्यकाल में गोविंद नगर में ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो आपने कर दिए और क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, हम गोविंदनगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए, चूँकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और औद्योगिक क्षेत्र के कारण से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। हम भी लोग बराबर प्रयास करते हैं कि रोजगार मेले के माध्यम से और विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में भी लोगों को रोजगार दिलाने का काम करें। इस दिशा में भी हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर भी आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक भौतिक डेवलपमेंट की बात है, तो हमारे इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में तमाम 4-4 पुलों का यहाँ पर बनना है। एक पुल जो पहले से पड़ा था, 2-2 पुल 3.5, 4-4 महीने से अरमापुर पुल, और हमारा नौरैया खेड़ा वाला पुल जो पिछले लगभग 3.5-4 वर्षों से रेंग सा रहा था, उसको निर्माण करा करके लोगों को समर्पित करने का भी हम काम कर रहे हैं। इसका लोकार्पण मुझे लगता है महीने भर में हम नौरैया खेड़ा का महीने 2 महीने के अंदर कर देंगे लोकार्पण, और अरमापुर पुल बन करके बिल्कुल तैयार है। बंगाल चुनाव के कारण से हमारे मंत्री जी को, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला है, उसका भी लोकार्पण अभी होने जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी केंद्र की सरकार को, जिन्होंने गोविंद नगर के हमारे समानांतर पुल पर, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना अंश उस पुल को देती है, उसकी उन्होंने स्वीकृति दे दी है, और भारत सरकार में रेल मंत्रालय के द्वारा जो उनका अंश प्राप्त होना होता है, उसके लिए माननीय पीयूष गोयल जी से हमने आग्रह किया, उन्होंने स्वीकृति दे दी है। और इस बजट में वो बजट भी यहाँ रिलीज होगा और उस निर्माण का काम भी, शिलान्यास जल्दी हम लोग इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। हम पनकी पावर प्रोजेक्ट
के माध्यम से वहाँ पर, चूँकि अब मालगाड़ियों से जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, लोगों को आवागमन में बाधा होगी, लगभग 1 लाख लोग पनकी क्षेत्र के प्रभावित होंगे। उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद दूंगा अपने ऊर्जा मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और केंद्र सरकार का, कि उस पनकी पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से जिस रेलवे लाइन को ये अब चलाने का काम कर रहे हैं, जिस पर मालगाड़ी में रॉ मटेरियल जाएगा, कोयला आदि जाएगा, उसके ऊपर 2 ओवर ब्रिजेस मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया है और वो ओवर ब्रिजेस का भी काम अब लगभग जल्दी इसी महीने में प्रारंभ हो जाएगा, जिससे हम किसी भी मार्ग पर जाने के लिए अलग अलग डाइवर्जन के आधार पर स्वतंत्र होंगे और लोड का डाइवर्जन भी बचेगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कि जिन्होंने ये हमारे नहर जाने वाली, एक नहर जिसमें पाइपलाइन से बिना झावर में पानी जा रहा है, जिससे पीने के पानी की, पेयजल की सप्लाई होती है, उस नहर पर पड़े हुए पाइप के दोनों तरफ एक सड़क को देने का काम किया है। 14 करोड़ की वो सड़क भी है। यानी नए मार्ग का जब हम निर्माण करते हैं तो ट्रैफिक लोड को भी डाइवर्ट करते हैं, इसमें भी हम सहयोगी बने हैं। और यहाँ पर विशेष सहयोगी बने हैं हम कार्डियोलॉजी के, जिस कार्डियोलॉजी से हार्ट के पेशेंट के पास चूँकि अस्पताल जाने तक बहुत कम समय होता है, वो कैसे जा पाएगा, जाम की बड़ी समस्या बनी रहती है। इसके लिए इस नहर के सड़क के माध्यम से सीधे जीटी रोड तक वहाँ जा सकता है, जिस कार्डियोलॉजी से 16 से 17 जिलों के गरीब लोग लाभान्वित होते हैं। और मेरा दावा है, वहाँ के आप अधिकृत आंकड़े भी देख लेंगे कि 90% लोग जो उस अस्पताल में पहुँच जाते हैं, उनकी जानों को बचाने का काम हमारे डॉक्टर करते हैं। कार्डियोलॉजी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे लिए गौरव का संस्थान है, जिसके द्वारा बहुत गरीब लोगों की जानों को बचाया जाता है। केवल वो जो बाधा बीच में आती थी, जिस कारण से लोग जल्दी पहुंच नहीं पाते थे, उस मार्ग को प्रशस्त करने का मुझे आशीर्वाद उत्तर प्रदेश सरकार से मिला है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आपने आपके फेसबुक लाइव में देख रहा था, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया ने एक डिजिटल समारोह में कहा था कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ियों पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। आप अपनी विधानसभा में क्या अपने कार्यकर्ताओं को या खुद कितनी पहल करते हैं कि सबसे पहला काम जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों को आंगनबाड़ी में बच्चों को जाना, क्योंकि हमारा जब बच्चा अच्छे शिक्षा प्राप्त करेगा तभी हमारा देश उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा और नई दिशा तय करेगा। इस पे आपको क्या राय है और राज्यपाल महोदय जी के संदेश को आप किस तरीके से ले रहे हैं? राज्यपाल महोदय ने बोला था और बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने दिया था। मैं इस पर पहले से काम कर रहा हूँ, जब मैं विधायक बना हूँ तब भी और उसके पहले भी। मुझे याद है कि पिछली सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था अधिकृत रूप से, अभी नेट पर वो आंकड़े मौजूद है, जिसपे उन्होंने स्वीकारोक्ति की थी कि उत्तर प्रदेश में 42.7% कुपोषित बच्चे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान था एक सूबे के सूबेदार का, जिसका नैतिक कर्तव्य अपने सूबे के प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक परिवारों की रक्षा के लिए होता है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए होता है। अगर उस सूबे का सूबेदार इस प्रकार का अगर कोई बयान दे कि 42.7% कुपोषित बच्चे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। मैं तब इस शहर का अध्यक्ष हुआ करता था। मैं विधायक बना हूं तो मैंने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए उस सारे बच्चों को बस्तियों में जा करके और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अवेयरनेस करते हुए बाल पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को बुला करके कुपोषण की संख्या को समाप्त कराने का काम किया, जिसमें मैंने जब विधानसभा के पूरे आंकड़े उठा करके अधिकृत रूप से बस्तियों में जाकर देखे, तो मेरी विधानसभा में हमारी सरकार जब से 2017 से बनी है तब से लेकर के और मेरे ये 19 जब तक मैं विधायक बना हूँ, इस पीरियड में 2 वर्ष में सरकार ने जो काम किया उससे कुपोषण की संख्या, कुपोषित बच्चों की संख्या कम हुई और 29 कुपोषित बच्चे हमारी विधानसभा में थे, जिस पर मैंने लगातार काम करते हुए और आंगनबाड़ी के भी कार्यकर्ताओं को, बाल पुष्टाहार के भी अधिकारियों को, सेविकाओं को प्रोत्साहित करते हुए, उनको उत्साहित करते हुए आज वो संख्या लगभग 7 या 8 के आसपास बची, जिसको मैं पूर्ण खत्म करूंगा और उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विधानसभा की तरफ अग्रसित होऊंगा जो कुपोषण मुक्त विधानसभा होगी। इस क्षेत्र में मैंने काम किया, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में काम किया। मैंने उनको भी एक तरफ मैं अपने जो हमारा तंत्र है मैं उनको उत्साहित करता हूं लोगों की सेवा के लिए, और दूसरी तरफ लोगों को अवेयरनेस करता हूं, जागरूक करता हूं कि वो हमारी सरकार की इन सेवाओं को प्राप्त कर अपने जीवन के स्तर को सुधारने का काम करें। इस दिशा में भी लगातार मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे नहीं काम के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बधाई सर। चलते चलते हमारे 2 आखिरी सवालों पे आप अपने कार्यकर्ताओं को होली मिलन कर रहे हैं, बहुत सारे कलर लग रहे हैं आपके, अच्छा लग रहा है, जच रहा है। इन कलरों का मायने क्या है? अगर बात की जाए, हम पीले की बात की जाए और अगर हरे या बैगनी की, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे जीवन में इन रंगों का कितना प्रभाव है, इनको किस तरीके से लेना चाहिए? देखिए, कलर का, रंगों का तो जीवन में वैसे भी बहुत महत्व है, चाहे हम संस्कृति के अनुसार कहें या धर्म के भी अनुसार कहें, आस्था के भी अनुसार कहें, और या
हम कानपुर की अगर हम भाषा में बात करें तो हम कानपुरी इस होली के त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इन रंगों से मिलाकर बनाते हैं। इन रंगों में तमाम विभिन्न धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग इस रंग में मिले होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति आपस में गले मिलकर के और इन रंगों की भांति ही जिस प्रकार से कई कई रंग मिलकर हमारे इस होली के त्यौहार को एक अनोखा त्यौहार बनाने में अपना सहयोग देते हैं, अपना एक वातावरण देते हैं, उस वातावरण के आधार पर इस कानपुर में भी इन रंगों के आधार पर, विभिन्न रंगों के आधार पर हम सब लोग अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हुए किस प्रकार से हमको इस कानपुर में रहना चाहिए, क्लीन कानपुर, ग्रीन कानपुर और स्वस्थ कानपुर, शैक्षिक कानपुर, हर प्रकार से उन्नतिपूर्ण कानपुर हम सब लोगों को प्राप्त हो, उसके लिए हम सब लोग कहीं ना कहीं दलगत भावना से भी ऊपर उठ करके कानपुर के बारे में सोचते हैं, जिसका परिणाम भी हमको मिलता है। इसलिए कानपुर में आपने देखा होगा कि कभी दंगे नहीं होते हैं। अगर कहीं ऐसा विभिन्न परिस्थितियां कहीं किसी कुछ लोगों के द्वारा अगर उत्पन्न की जाती तो प्रशासन उस पर काबू पाता है और कानपुर हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इन रंगों का अपना महत्व इसलिए भी और अधिक है कि सरकार भी जो अपनी योजनाएं गरीबों को, जरूरतमंदों को पात्रता के आधार पर दे रही है, ये उनके जीवन में विभिन्न रंगों के माध्यम से, चाहे हमारे गुलाबी हो, लाल हो, हरा हो, पीला हो, इन सारे रंगों को मिलाकर विभिन्न योजनाओं से अगर हम इनको जोड़ें तो उनके जीवन में ये आत्मसात हो, उनको इससे लाभान्वित हो और उनका जीवन इन रंगों की भांति खिले, उनके परिवार में हंसी आए, उनके परिवार में सुखमय जीवन हो, उनके परिवार का आनंदमय जीवन हो। ये रंग उनके जीवन में इस प्रकार से भरे। हम उन योजनाओं के माध्यम से इस रंग को इस प्रकार से भी अपने उन जरूरतमंद परिवारों तक ले जाने का काम करते हैं। सर, मैं समझ सकता हूँ आपके पास समय का अभाव है, इसलिए मैं आखिरी एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि सर, हमारे दर्शकों को और गोविंद नगर कानपुर के लिए आपका क्या संदेश है? और एक सवाल इसी में और ऐड कर देता हूँ कि आप अपने गोविंद नगर को कैसा गोविंद नगर बनाना चाहते हैं और क्या काम आपके जहन में जो करना चाहते हैं, सदन में चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे, ऐसे कौन से काम बड़े हुए? हाँ, देखिए, मैं इससे पहले विधायक नहीं था, लेकिन जब अब विधायक बना तो मुझे पता चला कि एक विधायक के पास काम करने के लिए अपार संवैधानिक संभावनाएं होती हैं। हमें कितना काम करना है ये हमारे ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बड़ा इसमें रुचि रखता हूँ क्योंकि मैं हार्ड वर्कर शुरू से ही पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए भी, पदाधिकारी रहते हुए भी रहा हूँ। तो आज भी मुझको गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र अपनी रीच में लगती है और मैं लोगों की रीच में रहता हूँ, यानी बहुत ही सुविधाजनक तरीके से मैं लोगों को उपलब्ध रहता हूँ और लोगों को भी मैं प्रत्येक पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक इस 1.25 साल में ही लगभग 50 बार से ऊपर प्रत्येक बूथों पर घूम गया हूँ, प्रत्येक गली पर घूम गया हूँ और लोगों को जिस प्रकार से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मंशा है, वैसे तो विकास की कोई सीमा नहीं है, बहुत विकास की आवश्यकता है, पर जितना अभी भी हुआ है ये मुझे लगता है 5 से 7 वर्षों का विकास इधर 1 वर्ष में मैंने कराया और मेरा दावा है कि 5 वर्ष में मैं वो विकास गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में कराना चाहता हूँ जो आने वाले 20 वर्षों तक जितना काम होना चाहिए वो 5 वर्ष में करा के दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, डेवलपमेंट हो, सड़क नाली, खड़ंजा पुल और चाहे जाम की समस्या, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से एक संदेश ऐसा जाए कि विधानसभा में इस प्रकार से भी काम हो सकता है। ये संदेश उदाहरण के रूप में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को बनाने के संकल्प के साथ मैं काम कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि मैंने चुनाव में जो वादा भी नहीं किया वो मेरे दिमाग में आया और मैंने उन सब को जमीन पे मूर्त रूप में उतारने का काम किया। यानी लोग जब मुझको अपनी समस्या बताते हैं उससे पहले उस समस्या पे मैं काम कर रहा होता हूँ। इस आधार पर मेरा मानना है कि अगर मैं 100 समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और उसमें अगर 80 भी हमारी सरकार के कारण से, हमारे प्रशासनिक विभागों के कारण से हो जाता है तो मुझे लगता है शुरुआत अच्छी है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम करते हैं, योगी जी में अटूट विश्वास रखते हैं, मोदी जी में अटूट विश्वास रखते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जो देवतुल्य हैं, इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से अन्य विधानसभाओं में कार्यकर्ता भी संदेश देता है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे कानपुर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में देवतुल्य अपनी स्थिति के कारण से लोगों को पार्टी के साथ कनेक्ट करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, लोगों की मदद करता है और प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक बन करके, सांसद बन करके, सरकार का प्रतिनिधि बन करके लोगों की सेवा करता है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आपको बहुत बहुत बधाई। होली की बहुत बहुत शुभकामना पूरी विधानसभा क्षेत्र को, पूरे कानपुर के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। ये थे गोविंद नगर के विधायक जिनसे हमने बात की होली के उपलक्ष्य में और सरकार के 4 साल।